चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड में हमने फंडामेंटल फोर्सेस को पढ़ा। उसमें कुछ चीज और दी हुई है, जैसे इंडियन साइंटिस्ट के भी नेम दे रखे हैं, तो इंडियन साइंटिस्ट का भी फिजिक्स के अंदर काफी कंट्रीब्यूशन है। जैसे लेटेस्ट में अगर हम समझें कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। इस तरीके से ये लेटेस्ट के ही साइंटिस्ट हैं। काफी कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडियन साइंटिस्ट का फिजिक्स के अंदर। अब हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहला टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को समझेंगे। क्वांटिटीज कैन बी डेराइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय यूजिंग लॉ ऑफ फिजिक्स। यानी लॉ ऑफ फिजिक्स का यूज करते हैं, या तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वांटिटी को डेराइव करें, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकंड है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, थर्ड है डेराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती हैं, जिनके के नाम हैं मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। दीज आर इंडिविजुअल। दो होती है हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की हेल्प से जो नई क्वांटिटी आएंगी हमारे सामने, उनको बोलते हैं हम डेराइव्ड क्वांटिटी। तो एग्जांपल दे रखा है हमारा फोर्स एंड डेंसिटी। काफी चीजों को हम पढ़ेंगे। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने इसमें समझा। नेक्स्ट यूनिट। यूनिट को समझेंगे। द फंडामेंटल क्वांटिटीज कंपेयर विद सम स्टैंडर्ड। अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी को किसी अगर स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यूनिट। तो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 है, और डेराइव्ड क्वांटिटी को तो हम इनकी हेल्प से निकालेंगे डेराइव्ड। तो देखिए, सबसे पहले हम मास के बारे में चलते हैं। तो मास का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। लेंथ मीटर में मेजर करेंगे, टाइम सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मेजर करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करेंगे, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर करेंगे। इस तरीके से ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। दीज आर इंडिविजुअल, इनका एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री में हमारे दो चीजें हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो है स्टीरेडियन। इस तरीके से दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं और 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी। इनके हमने यूनिट को समझा। इन्हीं की हेल्प से हम डेराइव्ड क्वांटिटीज का यूनिट निकालेंगे, क्या होगी इनकी यूनिट। उसके बाद हम आगे टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। यूनिट सिस्टम के बारे में समझेंगे। यूनिट बता चुके हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड होता है, उसको यूनिट कहते हैं। इसी से बना है हमारा यूनिट सिस्टम। फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफटीएस सिस्टम। इन सिस्टम के बारे में समझेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी मास। मास का जो एमके सिस्टम में जो यूनिट है वो है किलोग्राम। मास का यूनिट होता है हमारा सीजीएस में ग्राम। मास का यूनिट एफटीएस में होता है पाउंड। लेंथ का जो यूनिट है एमके सिस्टम में मीटर। लेंथ का यूनिट सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर। लेंथ का यूनिट एफटीएस में फुट। टाइम का यूनिट एमके सिस्टम में सेकंड होता है। टाइम का सीजीएस सिस्टम में यूनिट सेकंड होता है। टाइम का एफटीएस सिस्टम में यूनिट सेकंड होता है। एक सिस्टम और है, उसको बोल देते हैं, कभी कभी आप पढ़ेंगे भी, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम कुछ नहीं है
बल्कि मॉडिफिकेशन ऑफ द एंके सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को मेजर करना, अगर स्मॉल डिस्टेंस है या लार्ज डिस्टेंस है, उनको कैसे मेजर करेंगे? तो देखिए, स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के तरीके हमारे 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू आती है वो 10⁻⁻10 मीटर। 1 लाइट ईयर, ये स्मॉल डिस्टेंस है। 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू आती है 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब देखिए, मैं इसको समझाता हूँ लाइट ईयर को। लाइट ईयर क्या होती है? लाइट ट्रेवल्ड इन ए ईयर। तो ये जो एक साल में चली गई दूरी है वो क्या कहलाती है? हमारी लाइट ईयर कहलाती है। हमें मालूम है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस निकालना है हमारे को। टाइम, देखिए टाइम कैसे निकालते हैं? एक ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं? 365 राउंड में ले लेते हैं। कितने आवर होते हैं? 24। कितने मिनट होंगे? 60। कितने सेकंड होंगे? 60। सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आती है। 1 डे, एक दिन। अगर एक दिन को मेजर किया जाए तो क्या होता है? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 24 घंटे में कितनी मिनट? 60 मिनट। कितनी सेकंड? 60। सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दिन जो है वो मेजर होके आ गया 86,400 सेकंड। सेकंड बहुत छोटी वैल्यू होती है टाइम की। अब अगर हम चले लार्ज डिस्टेंस के बारे में, तो देखिए लार्ज डिस्टेंस में मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बनाया हुआ है। ये मान लीजिए कोई एक शिप है, ये सी है। सी में किसी की अंदर सबमरीन आ रही है, किसी कोई शत्रु है, उसने अपनी कोई एक पनडुब्बी छोड़ रखी है समुद्र के अंदर। तो देखिए यहाँ पर एक बॉक्स पर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट रखा रहता है, वहां से फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी और वो उस पनडुब्बी से टकराएगी और पनडुब्बी से टकराने के बाद वो वापस आएगी। तो यहां से यहां तक, यानी शिप से पनडुब्बी तक जाने में और पनडुब्बी से शिप तक जाने में जो समय लगता है उसको कैलकुलेट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो ये होती है लार्ज डिस्टेंस। दूसरा मैंने डायग्राम बना रखा है पैरालैक्स मेथड। अगर डिस्टेंट स्टार है, अगर काफी दूरी पर स्टार हैं, तो उनको कैसे मेजर करेंगे? क्योंकि बहुत लार्ज डिस्टेंस है वो। तो हम क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लेंगे और सबसे पहले राइट साइड की जो आई है उसको क्लोज करेंगे और पोजीशन देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख देंगे, फिर हम अपनी लेफ्ट साइड की आई को क्लोज करेंगे और वो जो गैप है हमारा उस डिस्टेंस को मेजर करेंगे। दूसरा, ये हमारा फॉर्मूला है, क्या आपको मालूम है? एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो ऑब्जेक्ट को स्टार की तरफ रखते हैं, राइट साइड क्लोज करेंगे, फिर लेफ्ट साइड को क्लोज करेंगे, तो कहीं ना कहीं शिफ्टिंग होती है, पोजीशन में शिफ्टिंग। पहले ए पोजीशन और बी पोजीशन में जो शिफ्टिंग है वही पैरालैक्स है। तो इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। तो एंगल फॉर्मूला होता है एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। तो इस तरीके से हम जो डिस्टेंस है यानी आर, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आर बराबर एक्स अपॉन थीटा। तो ये कहने का मतलब ये लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के तरीके हैं, ये स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के तरीके हैं। हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ को समझा। अब हम मेजरमेंट ऑफ टाइम समझेंगे। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक मेजरमेंट ऑफ टाइम। फ्यू मेथड आर एक्सप्लेन: सोलर क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक। सबसे पहले हम सोलर क्लॉक के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया है। ये हमारा सन शाइनिंग कर रहा है, सूरज चमक रहा है, कोई एक पर्सन है, उसका हैंड, और इस तरीके से मैं आपको डायग्राम के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, इसको सोलर क्लॉक को कैसे समझेंगे कि अप्रोक्सीमेट टाइम हम कैसे मेजर करें। देखिए, ये मेरे पास नोटबुक है और ये एक बेस लाइन बना रखी है मैंने। देखिए, सन मान लीजिए आपके इस साइड में शाइनिंग कर रहा है, तो आप क्या करें,
आप अपनी उंगलियों को इस तरीके से सन की डायरेक्शन में करें, एक लाइन ड्रॉ करें, तो बेस लाइन बोल दिया है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप अपने उंगलियों को इस तरीके से फैलाएं। जब आप देखेंगे बेस लाइन पर रखने के बाद उंगली को, कि आपका जो थंब है उसकी शेडो बनेगी, जहां पर शेडो बने वहां पर एक लाइन ड्रॉ करें। बेस लाइन से वो जहां पर आपका थंब है वहां पर लाइन ड्रॉ करें। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आप इस तरीके से अपनी उंगलियों को रैप करेंगे, मोड़ेंगे, और इस बेस लाइन पर ही इस तरीके से पोजीशन के साथ आप अपने थंब को इस तरीके से रखेंगे। जब आप देखेंगे इसको तो आपको इसकी भी शेडो मिलेगी। सन की तरफ रखने के बाद उसकी शेडो की भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। मान लीजिए आपके पास ये इस तरीके से पोजीशन में ये शेडो की पोजीशन थी थंब की, और इस तरह के पोजीशन में थंब की ये पोजीशन है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है थंब का, अगर आप उसको अपनी उंगली से मेजर करें इस तरीके से लगाकर, ये पोजीशन मान लीजिए एक उंगली आ गई आपकी इसमें, या लगभग लगभग 2 उंगली आ गई है। अगर एक उंगली आती है तो इसका मतलब 1 बच गया, और लगभग लगभग दोनों उंगली आ जाती हैं तो लगभग 2 बज रहे हैं। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन टाइम कैलकुलेट करने का एक तरीका है इन सोलर मेथड। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक के अंदर क्या होता है कि जो हमारा एटम है उसके वाइब्रेशंस को कैलकुलेट किया जाता है। तो इस तरीके से एटॉमिक क्लॉक तैयार होती है हमारी। नेक्स्ट है हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक। आज की डेट में जो मॉडर्न तरीके से जो वॉचेस आ रही हैं आपकी, वो उसमें हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल का ही यूज हो रहा है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है। तो आज की डेट में ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एक्यूरेट टाइम मेजर करने का एक तरीका है। तो मैंने आपको सोलर क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक और क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक के बारे में समझाया। और भी मेथड है टाइम को मेजर करने के लिए, तो हमें ब्रीफ में समझ में आना चाहिए कि टाइम को हम किस तरीके से मेजर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट मेजरमेंट ऑफ मास। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास जैसा कि नाम है, ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज किया जाता है, ग्रेविटेशनल लॉ का यूज किया जाता है। ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आप लोग जानते भी हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी, बताएंगे भी इसके बारे में। तो देखिए कोई मास m1 और m2 अर्थ की सरफेस पर रखे हुए हैं। m2 की वैल्यू फिक्स मान लिए 1 किलोग्राम। अब देखिए F1 फोर्स, F1 बराबर जी एम m1 m2 अपन आर स्क्वायर होता है फॉर्मूले में। तो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ, m1 इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ से F1 ले लिया। F2 की वैल्यू आएगी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स, F इक्वल टू जी एम कैपिटल M m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक रिलेशन निकालते हैं। देखिए कुछ टर्म कॉमन है हमारी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो m1 अपॉन m2 का जो रेशियो आ जाएगा वो F1 अपॉन F2, जबकि m2 की जो वैल्यू है 1 किलोग्राम फिक्स है। इस तरीके से हम ग्रेविटेशनल मास कैलकुलेट करने का एक तरीका है स्प्रिंग बैलेंस। ये हमने इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास को समझा कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं और क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। एंड मेजरमेंट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है कि हाउ मच क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, ये डेफिनेशन हो गई। प्रिसीजन, व्हाट लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। इसके बाद हम एरर के बारे में बात करेंगे। जो हमारी एरर है वो 2 तरह की होगी, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर मतलब जैसा कि नाम है, सिस्टम से कहीं ना कहीं रिलेटेड एरर है। सिस्टमेटिक एरर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर एंड नेचुरल एरर। तो देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम कैसे समझेंगे कि कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो हमारा फॉल्टी ना हो, यानी उसमें किसी तरह का कोई भी फॉल्ट ना हो। अब आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि दिस इज द गैल्वेनोमीटर, जी लिखा हुआ है इस पर, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इस इंस्ट्रूमेंट का काम है करंट को डिटेक्ट करना, करंट
सर्किट में है या नहीं, ओनली प्रेजेंस बताता है। तो आप देख रहे हैं इस सर्किट के जो आपका इंस्ट्रूमेंट है इसमें एक्यूरेट जो पॉइंटर है हमारा 0 पोजीशन पर नहीं है। अगर हम इससे मेजरमेंट करेंगे तो ये हमारे को क्या करेगा, क्या ये सही रीडिंग देगा? नहीं देगा, क्योंकि ये फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है। तो हमेशा रीडिंग चेक करने से पहले हमारे को देखना है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है या नहीं है। अब देखिए एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, इस पे लिखा हुआ है ए फॉर एमीटर। ये करंट का मेजरमेंट करेगा, डीसी करंट। तो आप देख रहे हैं कि जो पॉइंटर है रेड कलर का पॉइंटर भी एक्यूरेटली 0 की तरफ ही है। तो इसका मतलब है कि अगर इसका पॉइंटर 0 की तरफ है तो इंस्ट्रूमेंट ओके है। अगर 0 पर ना होता तो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट होता और हमारे को गलत रीडिंग देता। तो इस तरीके से हम जो इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं वो हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक होना चाहिए, किसी तरह का कोई इसमें फॉल्ट नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट एरर आती है हमारी पर्सनल एरर। अगर हम पर्सनल एरर के बारे में बात करें तो रीडिंग लेते वक्त जो पर्सन है जो रीडिंग ले रहा है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर अनट्रेंड बंदा अगर रीडिंग लेगा तो ठीक से रीडिंग, अगर हम पॉइंटर को देखें तो अगर हम ठीक सामने देखते हैं इंस्ट्रूमेंट के तो हमारे को रीडिंग एक्यूरेट नजर आती है, और अगर हम साइड से देखेंगे तो आपको रीडिंग एक्यूरेट नजर नहीं आएगी। तो ये होता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि जो रीडिंग लेने वाला पर्सन है वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से पर्सनल एरर को अगर हमें हटाना है तो पर्सन जो है ट्रेंड होना चाहिए। जिस तरह से कि आज की डेट में हर लैब के अंदर लैब असिस्टेंट होते हैं, वो आपकी रीडिंग लेते वक्त हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल एरर। नेचुरल एरर जैसा कि नाम है नेचर से रिलेटेड है कि जब आप रीडिंग ले रहे होते हैं उस समय हवा का बहाव तेज हो सकता है, तेज विंड चल सकती है। तो क्या होगा, उसका एयर का प्रेशर होगा। दूसरा टेम्परेचर हाई हो सकता है तो रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी। किसी ने अननोन पर्सन ने आकर के आपकी टेबल को हिला दिया, उसको धक्का दे दिया, तो आपकी रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको सारे का सारा जो एपरेटस है वो ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर कि किसी भी तरह का आउटसाइड भी इफेक्ट ना आए। नेक्स्ट जो एरर आती है वो है हमारी रैंडम एरर। रैंडम एरर को क्या कहते हैं, हम किस तरीके से दूर करेंगे कि जब आप रैंडम एरर आ रही है तो बार बार क्या होता है, हमारी जो रीडिंग है वो बार बार चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड वैल्यू है, मान लो रीडिंग की हमारी जो ट्रू वैल्यू है मान लीजिए 10 है, और हमारी रीडिंग एक बार मेजर किया 9.8 आई, एक बार मेजर किया 9.5 आई, फिर मेजर किया 7.5 आई, फिर मेजर किया 8.8 आई रीडिंग। तो एक्यूरेट 10 आकर के हर बार रीडिंग डिफर आती है। तो जब हम डिफर रीडिंग को किस तरीके से दूर करेंगे, तो हम जितनी भी रीडिंग ली है उन सभी को ऐड करेंगे और कितने नंबर ऑफ टाइम्स रीडिंग की हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से एक एवरेज वैल्यू आ जाती है। दिस इज द मेथड टू रिमूव द रैंडम एरर। तो ये हमारी एरर थी, हमने एरर को समझने की कोशिश की है। आई होप यू हैव ऑल्सो अंडरस्टैंड वेरी वेल। Remember to subscribe my channel and push the bell icon to stay updated with my uploads. Thank you very much.